हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए इंपॉर्टेंट मैराथन क्वेश्चंस जो रहेंगे। आज हम हिंदी के लिए हिंदी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो सी टेट में भी आप लोगों के काम करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है जो आपका पेपर होने वाला है उत्तराखंड टेट का, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं। फिर आज की वीडियो टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। लाइव क्लास भी आज हम लेंगे, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम होगा 29 आज हो गई है 30 को यू टेट उत्तराखंड का एग्ज़ाम है। तो आज डाउट सेशन ले लेंगे, किस तरीके से आपको पेपर करना है, तो वो सारी चीज़ें इवनिंग में हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर अभी की वीडियो, जिसमें हम लोग हिंदी देखेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपरों के लिए आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। वेब यूआरएल को ज़रूर फॉलो करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। रमा यह मिठाई शीतल के लिए लाई है, वाक्य में कौन सा कारक है। देखो, मैंने पैडागोजी के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। लास्ट में आपको पैडागोजी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे हिंदी के, जिसमें भाषण के बारे में बात की गई है, भाषा के बारे में बात की गई है। और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन रखे हैं वो मैंने ग्रामर के रखे हैं, यानी कि कॉन्टेंट वाला पार्ट रखा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक एक क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड करके लेके आया हूँ मैं। ये प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा आप लोगों का बिफोर एग्जामिनेशन। और सी टेट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, रमा यह मिठाई शीतल के लिए लाई, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। कारक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वीडियोस तो जाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक है, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या फिर अपादान कारक। तो देखिए यहाँ पर कैसे आप पहचानेंगे। देखो, कारक चिन्हों की हेल्प से आप पहचान सकते हैं, कारक चिन्हों की सहायता से आप पहचान सकते हैं। अगर आपको पता है कारक चिन्ह क्या है सेंटेंस में, तो आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो कि राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होता है, नॉट विभक्ति। कारक चिन्ह क्या होता है यहाँ पर कि के लिए, ठीक है, यहाँ पर के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, जो चिन्ह यूज़ किया गया है। ये देखिए, रमा यह मिठाई शीतल के लिए लेके आई है, तो के लिए का मतलब संप्रदान का यहाँ पर चिन्ह हो गया। तो और दूसरी तरीके से और आप कैसे समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस में अगर आपको जो भी मीनिंग निकल के आ रहा है, उस मीनिंग से भी आप पता लगा सकते हैं कि जब किसी को कोई भी चीज़ देने का काम होता है, यानी कि आप किसी को भेंट कर रहे हैं या वाक्य में किसी को कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रमा यह मिठाई शीतल के लिए लाई है, तो रमा किसके लिए लेके आई है, शीतल के लिए। तो रमा शीतल को देगी ये चीज़। तो अपने पास से जब आप कोई भी चीज़ दूसरे को दे रहे हैं, यानी कि या तो अपने पास से दे रहे हैं या कोई भी व्यक्ति किसी और को पॉइंट आउट कर रहा है, तो वहाँ पर आप संप्रदान कारक समझ जाइए कि वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। और इसके ये जो चिन्ह हैं, तो के लिए या फिर को, इन दोनों चिन्हों से आप पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। यह आपको सेंटेंस में पहचानना है। श्याम आता है, लड़का जाती है, मोहन खाना खाता है या हाथी सोता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या पहचानना था, कर्ता के लिंग के अनुसार कौन सी क्रिया जो है ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, देखो, लड़का है और क्रिया क्या है, जाती है लगाई है। तो लड़का जाता है होता है, नहीं कि जाती है। तो क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ये सेंटेंस जो है ठीक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आसान था बहुत क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अब आपको ये पहचानना है, ठीक है। बधा या विधु को किसने इन काली जंजीरों से, माड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, ठीक है। आपको इस सेंटेंस में, इन पंक्तियों में आपको ये बताना है कि अलंकार क्या है। भाई अलंकार क्या है, चीज़ों की जिस भी जैसे जिस प्रकार से जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो अपनी सुंदरता के लिए क्या करती हैं भाई, मेकअप वगैरह करती हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। उसी प्रकार से जो वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। तो इन उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है या फिर अकर्मतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या है, बधाता विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, ठीक है। तो यहाँ पर जो काली जंजीरों वर्ड यूज़ किया गया है, ये बालों के लिए, हेयर्स के लिए, बालों के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और विदु का मतलब क्या है, यहाँ पर मुख की बात की जा रही है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और अतिशयोक्ति अलंकार का केवल एक ही प्रकार होता है, एक ही प्रकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार का। यहाँ दिया है अक्रमतिशयोक्ति अलंकार, तो ये इसका प्रकार नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार का जो प्रकार होता है वो है सबधाति, सबधाति श्योक्ति
अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार का भेद होता है, या आप प्रकार कह सकते हो। और इसको आप किस तरीके से पहचान सकते हो? इस अलंकार को आप पहचानने के लिए, जब भी कोई दो वस्तुएं जो है उन दोनों के बीच में संबंध ना होने पर भी संबंध दिखाया जाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है, सबादिशयोक्ति अलंकार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, दोबारा से बता देता हूँ, अतिशयोक्ति अलंकार इन पंक्तियों में यूज़ किया गया। अतिशयोक्ति अलंकार के एक ही प्रकार होते हैं, दो प्रकार नहीं होते हैं। तो जैसे यहाँ पे अक्रमातिशयोक्ति अलंकार दिया था ना, तो ये इसका प्रकार नहीं है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया है। इसका प्रकार क्या है भाई? इसका प्रकार होता है संबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। और इसमें क्या होता है भाई? इस अलंकार में ये होता है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें संबंध स्थापित किया गया है, तो वहाँ पर इस प्रकार के अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। किस रस को रसराज कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। रस छंद अलंकार में से जो रस वाला जब आपका चैप्टर आता है, तो वहाँ पर रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है, रसराज के नाम से जाना जाता है। दूसरा भी इसका नाम है, इसके अलावा इसको रसपति भी कहते हैं, या रसपति के नाम से भी ये जाना जाता है, या तो रसराज भी आप कह सकते हैं और रसपति के नाम से भी कह सकते हैं। तो बात करें अगर हम श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस को भी आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है भाई? पहला है संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार या वियोग रस, ऐसे भी बोल सकते हो आप, संयोग रस, वियोग रस। तो ये किसके? श्रृंगार रस के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, और इसको हम रसपति के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब आप प्रेमी और प्रेमिका के बीच में संयोग यानी कि मिलने का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार आता है, या फिर वियोग का मतलब जब दूर हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर वियोग रस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। निम्न में से भवादि शब्द में संधि है, आपको संधि बतानी है। भवादि शब्द में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या फिर यण संधि है। तो भवादि शब्द, इसका भाई अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? देखो, भवादि में बनेगा भू जमा आदि बनेगा। अब यहाँ पर जो रूल लगेगा वो क्या आ जाएगा? ओ प्लस आ गया, यहाँ पे ओ प्लस आ क्या बना रहा है? वा बना रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। अब यण संधि में क्या होता है? जैसे ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए, इस चीज़ को ध्यान देना, छोटी ई या बड़ी ई के साथ में कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो वो य बन जाता है, या फिर छोटा ऊ और बड़े ऊ के साथ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है? वा बन जाता है। और अगर री के साथ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है? रा बन जाता है। तो ये क्या है भाई? ये आपका यण संधि के सूत्र हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हो कि भाई कौन सी संधि का प्रयोग किया गया। तो भवादि में भू जमा आदि का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऊ जमा आ क्या बन गया? देखो, ऊ के साथ में, बड़े ऊ के साथ में यहाँ पर क्या आया? आ गया। कोई भी अन्य स्वर आ गया तो क्या बन गया? वा बन गया। बात क्लियर हो गई? तो यण संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6। वनवास शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, ये आपको बताना है। वनवास शब्द के लिए वन का वास, वन में वास, या वन के लिए वास, या वन का पास। तो भाई देखो, डी तो होगा ही नहीं है, तो मजाक सी हो गई बिल्कुल, है ना। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वन में वास करना वनवास कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन से समास का प्रयोग किया गया है भाई? यहाँ पर तत्पुरुष समास का भी प्रयोग किया गया है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई? अंतिम पद जो है प्रधान होता है, और प्रथम पद यहाँ पर विशेषण होता है, और द्वितीय पद क्या होता है? विशेष्य होता है। और समास का मतलब ही क्या होता है? देखो, समास का मतलब ही क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी शॉर्ट में चीज़ों को बताना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो यहाँ पर वनवास का समास विग्रह पूछा गया था, तो इसमें अगर हम देखें तो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में होता क्या है भाई? अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। और प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद देखो विशेषण होता है, प्रथम पद विशेषण होता है, और द्वितीय पद क्या होता है? विशेष्य होता है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
7 के साथ, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी का नाम न सुना हो। तो इस प्रकार का वाक्य कौन सा होता है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। देखो मैं पिछले भी जितने भी मैंने अभी मैराथन सीरीज़ कराई है, हिंदी के भी जितने सेशंस लिए हैं, उसमें मैंने कई बार आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए हैं कि कौन सा वाक्य का इस्तेमाल हुआ है, मिश्र है, सरल है, संयुक्त है, और उसके मीनिंग भी बताया किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मिश्र वाक्य का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जिन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य हो यानी कि विधेय हो, और कोई भी उद्देश्य यानी कि उपवाक्य हो, और उनको किस किस चीज़ से जोड़ा जाता है, जैसे इन शब्दों के साथ, की के साथ जोड़ दिया, जो के साथ जोड़ दिया, या फिर क्योंकि के साथ जोड़ दिया, इन शब्दों के साथ जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाता है। मिश्र वाक्य में जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विधेय बोल रहे हैं, ठीक है, और अन्य कई आश्रित वाक्य हो जाते हैं, आश्रित उपवाक्य हो जाते हैं। एक तो मुख्य वाक्य हो गया और कई सारे उपवाक्य हो जाएं तो वहाँ पर भाई आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। और ये किस तरीके से जुड़े होते हैं, यानी कि की के साथ हो गया, जो के साथ हो गया, क्योंकि के साथ हो गया, इन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार के वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 8th क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना। 3 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 5 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी टेट, यू टेट, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है, हिंदी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करना, इसको समझ लो कि कैसे कितने होते हैं, मैं बताता हूँ अभी। अर्थ के आधार पर वाक्य में ऑप्शन नंबर सी 8 भेद होते हैं भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 टाइप्स होते हैं, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, या 8 प्रकार होते हैं या भेद होते हैं, जिसमें पहला जो होता है, नोट डाउन कर लेना आप, विधानवाचक, ठीक है भाई। दूसरा आएगा हमारे पास निषेधवाचक, ओके। थर्ड आ गया हमारे पास आज्ञावाचक, फोर्थ आ गया हमारे पास विस्मयवाचक, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिफ्थ आ गया प्रश्नवाचक। इसके बाद आएगा हमारे पास 6 संकेतवाचक। 7 हो गया हमारे पास संदेहवाचक, ठीक है। और लास्ट जो प्रकार हो गया वो है हमारे पास इच्छावाचक। आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे कि अब कितने भेद हैं हमारे पास, 8 भेद हैं। पहला क्या है, विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा विस्मयवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। राम खाना खाता है वाक्य में कौन सा वाच्य इस्तेमाल किया गया है, या कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें कृतवाच्य है। अब कृतवाच्य क्या होता है, कृतवाच्य में होता है जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है भाई, प्रधानता होती है, और उसके साथ साथ जो कर्ता होता है उसी के लिए काम किया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो खाता है वो क्या है, उसी के लिए, कर्ता के लिए ही किया जा रहा है। किसके, राम क्या है यहाँ पर कर्ता है, खाना खाता है, तो जो खाता है वर्ड है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, कौन खा रहा है, यहाँ पर राम ही तो खा रहा है, तो उसी के लिए ही काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य क्या हो रहा है, कृतवाच्य हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए पेडागोजी का है, भाषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भाषा वाले क्वेश्चन हिंदी में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं भाई। पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, हमेशा सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। पठन सामग्री को बच्चे की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए, या सक्षम पाठक प्रति एक शब्द पर ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो सही पाठक होते हैं, जो सही पढ़ने वाले होते हैं, हर एक शब्द पर ध्यान देते हैं, तभी करेक्ट मीनिंग निकल के आता है।
तो यहाँ पर पढ़ने के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है उचित नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। भाई चैलेंजिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रीडिंग कर रहे हैं तो उससे केवल आप एक उद्देश्य की ही प्राप्ति करें और उसके अलावा कुछ नहीं, और वो क्या हो, चैलेंजिंग हो, आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो। तो ये एक उचित कथन नहीं है पढ़ने के, अगर रिस्पेक्ट में हम बात करें तो। पढ़ना एक प्रकार का कौशल है भाई, देखो ठीक है। और पढ़ने के अगर मैं बात करूं कि दो प्रकार से आप पठन कर सकते हैं। पहली बात तो अगर बात की जाए, पठन एक प्रकार का स्किल है, कौशल है। और इसके अगर प्रकार की बात की जाए कि पढ़ना कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है। पहले आप सस्वर पठन, ठीक है, जैसे अभी हो रहा है, मैं आपको अभी जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ वो क्या है, सस्वर पठन के माध्यम से ले रहा हूँ। उसके अलावा होता है एक मौन पठन, जो आप मन में पढ़ते हैं। अब आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, जब आप क्लास में जैसे आपके टीचर बोलते थे कि लेसन को रीड आउट करो, तो वो सस्वर पठन है। जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो सस्वर पठन है। तो सेकंड वाला क्या है, मौन पठन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, है ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप क्या करेंगे, मन ही मन में आप चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो वो मौन पठन कहलाता है। तो देखो, पढ़ना सामग्री जो है बच्चे की समझ और पूर्वानुभव के समझ के अनुसार होनी चाहिए। ये एक अच्छा तरीका है भाई, बहुत अच्छा तरीका है ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, उचित नहीं है पढ़ने से संबंध में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना उपागम में कितने सोपान हैं। अब हर्बर्ट कौन है, ये हर्बर्ट कौन है। हर्बर्ट जो है भाई ये अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे। अब इन्होंने किस बारे में बात करी है, इन्होंने भाई जो पाठ योजना है, जो लेसन प्लान होते हैं, दैनिक लेसन प्लान जो होते हैं, दैनिक पाठ योजना जो होती है, उसके ऊपर इन्होंने बात करी है, ठीक है। और उसी पूरे प्रोसेस को या उसी पूरी पद्धति को क्या बोला जाता है भाई, पंचपदी के नाम से जाना जाता है। उसी को बोलते हैं हर्बर्ट की पंचपदी योजना या पाठ योजना उपागम। तो इन्होंने 5 नियम दिए थे कि भाई आप देखो, इनकी जो बेसिकली थ्योरी है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो इनकी थ्योरी है वो ये बोलते हैं कि आप अगर बच्चे को कुछ भी पढ़ाओगे, ठीक है, आपने बहुत सारा बच्चे को पढ़ा दिया, तो वो क्या करता जाता है, वो स्टोर करता जाता है चीज़ों को। ये तो एक मेथड हो गया। लेकिन हर्बर्ट कहते हैं कि आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हो उसको आप पार्ट्स में पढ़ाओ, यानी कि टुकड़ों में पढ़ाओ, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, ऐसे बच्चा जो है बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। यानी कि एक बच्चे का पूर्व ज्ञान होगा। जब भी आपके पास एक बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ, उसके पास कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान होगा। तो आप जो उसको पढ़ा रहे हो, तो अगर उस पूर्व ज्ञान के साथ संबंधित करके और छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से आप उसको इन्फॉर्मेशन देते चले जा रहे हो और उसके पूर्व ज्ञान से उसको सम्मिलित कर रहे हो, संबंधित कर रहे हो, तो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और वो कभी भी इन चीज़ों को भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसके पूर्व ज्ञान से नई चीज़ों को कनेक्ट कर दिया है। तो ये हर्बर्ट की थ्योरी थी और इसी की वजह से इन्होंने ये पाठ योजना दी, जिसको पंचपदी बोला जाता है। हर्बर्ट की पंचपदी जो में कितने सोपान थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अब ये कौन कौन से थे ये भी देख लेते हैं भाई, इन्होंने कौन कौन से पार्ट दिए। इन्होंने भाई जो पाठ योजना थी उसको उन्होंने बोला है कि सबसे पहले आप उसकी प्रस्तावना बनाएं, ठीक है, प्रस्तावना बनाएं, यानी कि इंट्रोडक्शन जिसको बोला जाता है, या फिर उद्देश्य कथन। अब इस चीज़ से क्या मतलब है इनका कहने का, देखो लेसन प्लान को आपको पता है कि एक पार्ट्स वाइज में चलता है, कि सबसे पहले हम प्रस्तावना की हमारे पास टॉपिक क्या है उसके बारे में, कि जो भी आप बच्चे को ज्ञान देने वाले हो वो टॉपिक क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये आप बच्चे को समझाओगे कि हम आज ये पढ़ने वाले हैं और इससे हमें ये चीज़ मिलेगी और ये इसके यूजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रस्तावना में बच्चे को समझाओगे। और उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, कि आप किस तरीके से अपने उस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, प्रस्तुतिकरण। बात क्लियर है। थर्ड आता है यहाँ पर तुलना करना, और फोर्थ है यहाँ पर जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण, और लास्ट आएगा फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। तो ये इनके जो हर्बर्ट थे उनके पंचपदी पाठ योजना के 5 पार्ट थे। पहला उद्देश्य कथन हो गया या प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना करना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा आपका
प्रयोग हो गया। तो ये हुई बात, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विवाद विधि का घटक नहीं है। वाद विवाद का मतलब क्या होता है, जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, सामने एक दूसरे के बैठ के दो लोग जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस विधि का कौन से कंपोनेंट नहीं है, घटक नहीं है। क्रियाशैली में परिवर्तन, आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, या विद्यार्थी संभागिता में वृद्धि। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नॉट पूछा गया था ना, तो ये बिल्कुल अभिष्ट उत्तर है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग। क्या कर रहे हो आप, ऑडियो और वीडियो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये इस्तेमाल आप कब कर रहे हो, वाद विवाद में। तो भाई ये इस विधि का एक कंपोनेंट है ही नहीं। वाद विवाद विधि में, डिस्कशन मेथड में आप ऑडियो वीडियो मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। आपके पास एक शैली होनी चाहिए, उसमें आप क्रिया शैली में परिवर्तन, आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि, विद्यार्थी संभागिता में वृद्धि, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो घटक होते हैं उसमें जैसे प्रश्न पूछना, वाद विवाद में क्या होता है कि आप प्रश्न पूछोगे, भाई प्रश्न पूछोगे, ठीक है, और उचित वातावरण का निर्माण करोगे। जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें एक अच्छा एनवायरमेंट बना के लेके आओगे। पुनर्बलन पर ध्यान दिया जाता है, क्रियाशैली में परिवर्तन पर ध्यान दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वाद विवाद की। ऑडियो वीडियो से इसका मतलब नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 13, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। कि भाषा में जब असेसमेंट करोगे, लैंग्वेज में जब असेसमेंट करोगे, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना, आंकड़े यानी कि रिकॉर्ड्स को, और डी आंकड़ों की पुनः पुनः परीक्षण करना। तो राइट आंसर क्या है भाई, देखो एक महत्वपूर्ण असेसमेंट करिए आपने लैंग्वेज में, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, आकलन से जो भी आपने असेसमेंट से जो भी आंकड़े प्राप्त किए हैं, जो भी आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं आकलन से, तो उसके आधार पर जो भी बच्चे के अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं, उनसे उस बच्चे के बारे में डिस्कशन करना, विचार विमर्श करना कि आपके बच्चे के ये रिकॉर्ड्स हैं, इस तरीके से रिजल्ट हैं, ये परफॉर्मेंस है। तो इससे क्या होगा, आप क्या शेयर कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को उनके पेरेंट्स के साथ में। तो यही तो इसका मोटिव है असेसमेंट का। ऐसा है क्या कि भाई आपने असेसमेंट किया और उसको रिकॉर्ड बनाए और फाइल में उसको रख दिया, और या फिर उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, या उसको आपने संरक्षित करके रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो रिकॉर्ड्स बनाया अब उसका इस्तेमाल भी तो करना है ना। उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप उनके पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, अपने पास भी वो रिकॉर्ड्स रखेंगे, पेरेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे और डिस्कशन करेंगे कैसे बच्चे को अच्छे से और आगे ले जाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 14, अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है, शिक्षक निर्मित द्वारा परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, या ऑप्शन नंबर डी, प्रमापीकृत परीक्षण। प्रमापीकृत परीक्षण, तो अधिक विश्वसनीय यानी कि सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा परीक्षण है, टेस्ट है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है, ये सबसे ज़्यादा रिलायबल परीक्षण माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई ये, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर हो रही है। ये निष्पक्ष होता है यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, ये परीक्षण निष्पक्ष होते हैं एवं वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है भाई। दूसरा और क्या इसका फायदा होता है प्रेमापीकृत परीक्षण का, इसमें सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, और कम समय में यानी कि कम समय में सूचना को एकत्रित कर लिया जाता है। इन प्रमापीकृत परीक्षण के माध्यम से निष्पक्ष यानी कि फेयर होती हैं और वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होती हैं। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये काफ़ी रिलायबल परीक्षण होता है, रिलायबल टेस्ट होता है। नेक्स्ट डी क्वेश्चन नंबर 15, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है क्या कहलाता है, संरचित तथा रेखीय, विकासात्मक, आकृतिक आधारित, या फिर भाषा आधारित। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बच्चा पढ़ना सीखता है, आपको ये बताना। रेखीय माध्यम से, विकासात्मक माध्यम से, आकृति आधारित माध्यम से, या भाषा आधारित माध्यम से। राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से आप पिक कर सकते हो, विकासात्मक प्रक्रिया के माध्यम से या इस प्रोसेस के द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है। अब विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है भाई, विकासात्मक प्रक्रिया है। और ये किस प्रकार से होती है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है विकासात्मक, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और इसमें व्यक्ति जो है सीखता रहता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा ही पढ़ना सीखता है बच्चा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई? हाँ, बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे भाई आज के हमारे हिंदी के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। क्विक सेशन था लेकिन काफ़ी यूजफुल सेशन था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना, क्योंकि आज रात जो है एग्जाम से पहले हम लोग एक वीडियो लाइव भी करेंगे जिसमें डाउट क्लासेस ले रहेंगे और एक वीडियोज़ और आने वाली जिसमें मॉक टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।